हेलो दोस्तों, मैं कैसर इकबाल आप सभी का मेरा कंसेप्ट में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो एकदम बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक करने का हम लोग प्रयास करेंगे। मेरा शुरू से ऐसा मानना रहा है कि आपका जब तक बेसिक अच्छा नहीं होता है तब तक आप अच्छे से कोई भी नहीं कर पाओगे एक्सरसाइज, ठीक है। तो इसलिए आज के इस क्लास में हम लोग बेसिक ही देखने वाले हैं कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, इसके एप्लीकेशन क्या क्या होते हैं, और अगले क्लास में हम ट्रिग्नोमेट्रीज के कुछ फार्मूला और उसके रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं। तो आप सब पेन और पेपर लेकर हो जाइए तैयार और हम करते हैं क्लास स्टार्ट। तो दोस्तों, मैं आपसे कुछ बातें शुरू में बताना चाहता हूं कि ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने से पहले आपको क्या क्या आना चाहिए। आपको एक ट्रायंगल बनाने आना चाहिए जो राइट एंगल ट्रायंगल हो। इसमें ये पता होना चाहिए कि जो ये सबसे बड़ी साइड होती है, जैसे ये पी क्यू आर है, तो पी आर यहाँ पे सबसे बड़ी साइड होती है, तो इसको हम लोग हाइपोटेनस कहते हैं। हिंदी में इसको कर्ण कहा जाता है। फिर उसके बाद ये जो साइड है और ये, इसमें अभी फ़िलहाल के लिए हम इसको लंब बोल रहे हैं और इसको आधार बोल रहे हैं। आधार को आप बेस बोलते हो इंग्लिश में और लंब को परपेंडिकुलर बोलते हो, ठीक है। लेकिन आगे एक दो क्लास के बाद हम लोग ये देखेंगे कि इसमें भी कभी बेस बदल जाएगा, कभी परपेंडिकुलर बदल जाएगा। तो उसके पीछे का क्या लॉजिक है, क्या उसका कंसेप्ट है, वो सब हम लोग वहाँ पे देखेंगे। अभी के लिए आप ये मान के चलो कि हाँ, ये परपेंडिकुलर है और ये हमारा बेस है, ठीक है। तो बेस को ये परपेंडिकुलर को क्या लंब बोलते हैं। इतनी बातें समझ में आ गई होगी। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री जो होता है वो वैलिड इन ओनली राइट एंगल ट्रायंगल, वैलिड इन राइट एंगल ट्रायंगल, सबसे पहला बात। तो अब कहोगे कि क्या ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल आ गया, जैसे ये ए बी सी, क्या इसमें वैलिड नहीं होगा? बिल्कुल होगा, लेकिन हमको क्या करना होगा, उसमें यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये भी राइट एंगल बन गया, ये भी राइट एंगल बन गया। तो अब हम इसमें दोनों में अलग अलग ट्रिग्नोमेट्री का अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये बातें आप समझ चुके होंगे। अब हम नेक्स्ट देखते हैं इसमें कि क्या कैसे। जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्री ओनली नाम नहीं होता है, इसका पूरा नाम होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। शॉर्ट में इसको हम लोग टीआर बोलते हैं, या इसी को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी आप कह सकते हो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी कह सकते हो, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो इसको टी डॉट एफ भी बोल सकते हैं। तो अगली बार से हम जब भी टी आर बोले तो आप सबको ये समझ जाना होगा कि टी आर फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होता है और टी एफ फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होता है। तो यहाँ पे ये क्या बोला जा रहा है कि द trigonometric ratios of an acute angle in a right triangle expresses the relation between angle and the length of the side। मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या करता है, तो ये किसी भी ट्रायंगल के साइड और उसके एंगल के बीच रिलेशन एस्टेब्लिश करता है, ठीक है। मतलब जैसे यहाँ कोई ट्रायंगल है तो इसका ये साइड हो गया, इसका ये एक्यूट एंगल हो गया। तो ये टीआर का काम क्या है कि टीआर जो है आपका एंगल, एक्यूट एंगल और उसके साइड जो है, तीनों साइड जो है उसके बीच एक रिलेशन एस्टेब्लिश करेगा। इसी को हम ट्रिग्नोमेट्रिक में स्टडी करते हैं, ठीक है। तो आई होप डैट कि आप यहाँ तक की चीज़ें समझ गए होंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि टोटल टीआर कितने होते हैं, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कितने होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कितने होते हैं तो आप सबको भली भांति पता हो या ना हो, लेकिन ये 6 होते हैं, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कितने होते हैं? 6 होते हैं, ठीक है। अब कौन कौन होते हैं, चलिए उसको हम लोग देखते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 होते हैं। सबसे पहला जो है वो SIN, साइन आप लोग सुने होंगे बहुत पहले से, लेकिन इसका एक्चुअल फुल नेम होता है SINE।
और ये SIN सिन जो मैथ में हम लोग यूज करते हैं, इसका इंग्लिश में मतलब क्या हो जाता है? सिन मीन्स पाप या गुनाह होता है। ठीक है, तो सब्जेक्ट बदलने से कुछ वर्ड्स के मतलब भी बदल जाते हैं। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि जब भी मैथ में SIN है तो यह एक सिंबल है। सिंबल किसके लिए है? तो साइन के लिए सिंबल है। और वो इंग्लिश में जब यूज हो रहा है तो उसका मतलब गुनाह या पाप होता है। तो पहला TR हमारा क्या हो गया? साइन हो गया। दूसरा जो होता है कोस होता है, लेकिन इसका फुल नेम क्या होता है? कोसाइन होता है। थर्ड में क्या होता है? टेन लिखते हैं, इसका फुल नेम होता है टेंजेंट। ठीक है, और चौथा पे हमारा होता है कोटेंजेंट। कोट यहाँ लिखेंगे और यहाँ पे ये कोटेंजेंट होता है। तो ये चौथा हो गया। और पांचवा हो गया अपना सेकांट होता है। ठीक है, तो इसको यहाँ सेक लिखेंगे, यहाँ पे सेकांट लिखेंगे। ठीक ना। और छठा पे होता है कोसेक। तो इसका फुल नेम अगर आपसे कोई पूछे तो कोसेकांट कहते हैं, कोसेकांट। तो आपको ये फुल नेम भी पता होना चाहिए, क्योंकि NCERT 8.1 में आपके इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस भी हैं। और आपको जैसा पता है कि आगामी एग्ज़ाम्स ऑब्जेक्टिव पे ही ज़्यादातर होने वाले हैं, तो उसमें इस तरह के ऑब्जेक्टिव भी बनने के काफ़ी चांसेस होते हैं। तो इसलिए हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि आप इस शॉर्ट फॉर्म तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन फुल फॉर्म को भी आपको याद रखना है। तो चलिए इस बार इसको हम लोग अच्छे से एक बार लिख लेते हैं, ताकि आप अच्छे से नोट्स में इसको डाल सको। तो इसका हम क्या लिख सकते हैं कि देयर आर 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, हुज नेम आर। ठीक है, हुज नेम्स आर क्या हो गया? नेम्स आर उसका। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फुल नेम लिख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे शॉर्ट नेम लिखेंगे हम। उसके बाद यहाँ पे विथ सिंबल लिखेंगे, विथ सिंबल। ठीक है, तो पहला नंबर पे क्या था? SINE, साइन। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होगा? SIN। ठीक है, दूसरा में था कोसाइन, और इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? कॉस। थर्ड पे क्या था अपना? थर्ड पे है टेंजेंट। टेंजेंट का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? टेन होता है। फोर्थ पे आपका आ जाएगा कोटेंजेंट। फोर्थ पे क्या आ जाएगा? कोटेंजेंट आ जाएगा, कोटेंजेंट। तो इसका शॉर्ट फॉर्म होता है कॉट। उसी तरह से फिफ्थ नंबर पे आपका सेकांट आ जाता है, तो इसका शॉर्ट फॉर्म होता है सेक। और सिक्स्थ नंबर पे कोसेकांट होता है, तो इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होगा? इसका शॉर्ट फॉर्म होता है कोसेक। ठीक है, अब इसमें क्या होगा? यहाँ पे सबके बगल में कुछ ना कुछ रहता है। ये कोई ऑर्फन या अनाथ नहीं होता है। अभी तो हम सिर्फ सिंबल का शॉर्ट फॉर्म देखे हैं, अब इसी को विथ सिंबल लिखना है आपको, विथ सिंबल। तो कोई भी एंगल के लिए जो भी सिंबल होता है वो यहाँ पे हम इंसर्ट कर देंगे। यहाँ पे हम कोई भी सिंबल इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि कोई एंगल थीटा है, वो हम यहाँ पे लेना चाहते हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? साइन ऑफ थीटा। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? कोस ऑफ थीटा। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? टेन ऑफ थीटा। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? कॉट ऑफ थीटा, दैट इज़ कॉट थीटा। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? सेक थीटा। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? कोसेक थीटा। ठीक है,
तो ये आपका तो नेम और उसका सिंबल, शॉर्ट फॉर्म, फुल नेम, ये सब हो चुका है। तो आप लोग इसमें क्या क्या समझे कि देयर आर 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, इसका फुल नेम क्या होता है, शॉर्ट नेम क्या होता है, हमारे जो लिखने का तरीके हैं वो कैसे हम लिखते हैं, वो ये है। आपको यही करना है। अगर कोई एंगल यहाँ चेंज होता है तो ये चेंज ऑब्वियसली हो सकता है, इसमें कोई बड़ी इशू नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो हम लोग एक और इसमें क्या करते हैं, ऐड करते हैं दूसरा चीज़ क्या ऐड करते हैं, यहाँ पे एक और पेज ऐड कर लेते हैं। इस पेज में हम लोगों को देखना है कि और कुछ इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा कि 6 TR होते हैं, 6 करके होते हैं। तो नोट में सबसे पहला नोट आपको ये डालना है कि जो भी साइन थीटा होता है, ये कभी भी आप इसको ऐसे नहीं समझोगे कि ये थीटा और साइन दोनों एक दूसरे का गुना हुआ है, ठीक है। तो ये गलत है। क्या है? गलत है। कोई भी TR, अब हम साइन पे बता रहे हैं तो आप ये मत समझना कि यहाँ सिर्फ साइन पे ही, कोई भी 6 जो भी TR है, जो भी 6 TR है इसमें से कोई भी ले लो, 6 TR में से कोई भी, वो कोई भी उसका एंगल उससे अलग नहीं है। मतलब ये एक ही ऑर्गन है, इससे आप इसको अलग नहीं कर सकते हो, मतलब जुदा इससे हम नहीं कर सकते हैं या इससे उसको सेपरेट भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यही मेरा कहने का मतलब है कि आप कोई भी TR को, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे 10 है और यहाँ पे गामा है, तो आप इसको कभी भी ये अंडरस्टूड मत कर लेना कि ये गामा इसमें इनटू है, ठीक है। ये जिस तरह से आपके बॉडी ऑर्गन्स है कि आप कहीं जाते हो तो हाथ आपसे अलग होता नहीं है, हाथ को छोड़ के तो नहीं जाते हो, नोज को भी तो छोड़ के नहीं जाते हो, सब साथ में मूव करते हैं, मूवमेंट होता है। उसी तरह से हमारा ये TR जो भी है उसके बगल में ये जो एंगल्स हैं उसके बीच में कोई भी हम साइन नहीं समझेंगे, ठीक है। तो इससे रिलेटेड एक और हम नोट ये लिखना चाहेंगे कि अगर ये साइन A+B दिया हुआ है तो बहुत से बच्चे इसको कभी कभी ये लिख देते हैं, साइन से A को गुना कर दिया और फिर साइन से B को गुना कर दिया। तो ऐसा करना क्या सही है? बताओ आप सब। बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पे तो कोई साइन होता ही नहीं है। ये आपस में प्लस माइनस इंटू वगैरह कर सकता है, लेकिन बात है TR के साथ तो वहाँ पे ये कुछ भी नहीं कर सकता है। और आप जब 8.2 एक्सरसाइज में जाओगे NCERTs के, तो वहाँ पे ये आपको क्वेश्चंस मिल जाएगा। तो उसका लॉजिक यही है कि कोई भी TR अपने एंगल के साथ मल्टीप्लाई नहीं होता है, ऐसा हम सोच भी नहीं सकते हैं, ठीक है। तो आपका एक क्वेश्चन यहाँ पे बन चुका होगा। किसी के साथ भी ऐसा कर सकते हो आप, ठीक है। दूसरा नोट हम ये लिखना चाहते हैं कि जो भी TR होता है, अगर उसका हमको पावर है, पावर होल में दिया हुआ है M, तो ये पावर जो है आप यहाँ लगाओ या इस थीटा और इसके बीच में लगाओ, दोनों बात बराबर है। क्या है? दोनों बात बराबर है। क्या मतलब समझ में आया? जैसे कहीं पे ये लिखा हुआ है साइन थीटा का होल क्यूब, तो इसका मतलब यही हुआ कि साइन क्यूब थीटा, ये और ये दोनों सेम है। क्लियर? तो अब इसी तरह से और भी TR पे हम अप्लाई कर सकते हैं। तो एक जनरली हम ये लिख दिए, आप सबके लिए ये समझ लोगे। अगर मान लो कि 10 5 ये है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि 10 थीटा का होल पावर 5 का हो या 10 ऑफ पावर 5 थीटा का हो, ठीक है। तो ये सभी बातें आपको समझ में आ चुकी होगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस करते हैं जिसमें क्या करना है। जैसे नोट हमारा 2 हुआ, नोट हम थर्ड में ये लिखना चाहते हैं कि नोट थर्ड में आपको ये जब 11th क्लास में पढ़ने जाओगे ISC में, तो वहाँ पे इसका इम्पोर्टेंस पता चलेगा नोट 2 और 3 का। जैसे अभी हम लोगों ने देखा ना कि साइन M⁴ थीटा था, तो यहाँ पे हम उसको क्या लिख सकते थे? होल का कर सकते हैं, ये सही है। बट आपको अगर ऐसा कहीं पे मिल जाता है थीटा के पावर में M, तो आप कभी भी इसको होल में नहीं समझ सकते हो
या इसको आप बीच में भी नहीं समझ सकते हो, ठीक है। तो ये जो है मोस्ट वीवीआई है आपका। क्लियर हुआ? मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सब आपको क्लियर हो चुका होगा और आपको मज़ा आ रहा होगा। अभी तो ये शुरुआत है, आगे आने वाले क्लास में हम लोग बहुत तरह के कंसेप्ट और लॉजिकल अप्रोच से क्वेश्चन जब करेंगे तो आपको फील डिफरेंस होगा, ठीक है, डिफरेंस होगा फील, ठीक है ना। तो आप सब बने रहो और इसी तरह से आप क्वेश्चंस एंजॉय करो। तो ये हमारा नोट नंबर 3 हो गया। जैसे इस पे बेस्ड हम अगर कोई एग्जांपल लेते हैं तो क्या, जैसे हमारा यहाँ पे साइन ऑफ पावर 5 थीटा है, तो ये तो समझ में आता है कि इसको ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट हम ये ही चीज़ को अगर ऐसा लिखा पाया तो ये थीटा का ओनली पावर है, नहीं कि पूरे साइन का है। तो हम इसको कहीं भी ऐसे 5 को शिफ्ट इधर उधर नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ये गलत है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आपको ये करना है कि आपको यहाँ पे नोट नंबर 4 में ये करना है कि कोई भी जो टीआर है ना 6, उसके कुछ रेंज और क्राइटेरिया होते हैं, मतलब हर चीज़ का लिमिट होता है। तो ऐसा इसमें नहीं है कि कुछ भी हो सकता है। तो जो नोट नंबर 4 है उसमें साइन और कॉस, साइन एंड कॉस, इसके वैल्यू कभी भी +1 से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं और कभी भी -1 से छोटा नहीं हो सकते हैं। मतलब ये हुआ कि साइन और कॉस थीटा का वैल्यू हमेशा -1 और 1 के बीच में लाइज करेगा, ठीक है, -1 और 1 के बीच में ही लाइज करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, कल को अगर साइन थीटा का वैल्यू आपसे लिख देता है 2 और पूछता है कि इट इज़ ए ट्रू या फॉल्स, तो क्या कहोगे आप? तो ऑब्वियसली ये 1 से बड़ा हो गया, तो इट इज़ अ फॉल्स, इट इज़ नेवर पॉसिबल, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हो ना, तो यहाँ पे हम इसको दूसरे शब्दों में क्या लिख सकते हैं कि साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है? साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू +1 होता है और मिनिमम वैल्यू क्या होता है? साइन थीटा का मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा? तो साइन थीटा का मिनिमम वैल्यू आपका -1 हो जाएगा। इसी तरह से आप कॉस के साथ भी लिख सकते हो, ठीक है। इसी तरह से आप कॉस के साथ भी लिख सकते हो कि कॉस थीटा का मैक्स वैल्यू क्या होगा? +1 होगा। साइन थीटा, सॉरी, यहाँ पे कॉस लिखना है ना, कॉस थीटा का मिनिमम वैल्यू क्या होगा? तो कॉस थीटा का मिनिमम वैल्यू -1 होता है। तो ये दोनों चीज़ें आपको ऑलवेज याद रखनी है। इसको हम लोग हर तरीके से एक्सप्लेन कर चुके हैं। एक तो ये हो गया, ये नंबर लाइंस पे हमने बता दिया, और दूसरा कि इसको अलग अलग तौर के, तो कल हो के एग्ज़ाम में साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू भी आपसे पूछा जा सकता है। तो बी अवेयर एंड अलर्ट रहो कि आप किसी भी तरह के क्वेश्चंस या चैलेंज को करने के लिए तैयार रहो, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे 2 टीआर हम लोगों ने निपटा दिया यहाँ पे। तीसरा हमारा टीआर ये होने वाला है कि नोट नंबर नोट नंबर 5 में हम लोग देखने वाले हैं टैन और कॉट के बारे में, टैन थीटा और कॉट थीटा। तो इस पे ना कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है, ये दोनों ही सदाबहार होता है। मतलब ये जो है बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर। बट टैन जो 90 होता है वो आपका अनडिफाइंड होता है, एंड कॉट जो 0 होता है ये भी आपका अनडिफाइंड होता है। इसको छोड़ के आपका नंबर लाइन पे ये यहाँ -इन्फिनिटिव है,
यहाँ पे प्लस इन्फिनेटिव है, तो नंबर लाइन पे कहीं भी लाइज करा दो tan cot को कोई ऐतराज़ नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें अगर tan थीटा इक्वल टू 5/3 लिखता है तो इट इज़ ए 1.6666 आने लगेगा, तो इसमें ये पॉसिबल है, ट्रू है। ठीक है, इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस अभी करेंगे तुरंत। आप फिर नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट क्या है? नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट ये है, नोट नंबर कितना हो गया ये? नोट नंबर 6। नोट नंबर 6 में ये है कि सेक और कोसेक ये दोनों एक से बड़ा होता है। ठीक है, या सेक ये -1 से बड़ा होता है। ठीक है, -1 से बड़ा होता है। क्लियर? और उसी तरह से यहाँ पे कोसेक थीटा भी -1 से बड़ा होता है। क्लियर हो चुका होगा आपको ये, जिसको हम लोग समझ लेते हैं। ये नंबर्स लाइन है, यहाँ पे आपका मान लेते हैं +1 है, यहाँ पे -1 है। तो ये बोलता है कि कभी भी सेक थीटा +1 के बराबर हो सकता है या इससे बड़ा हो सकता है। मतलब इधर ये कोई भी वैल्यू ऑब्टेन कर सकता है। और उसी तरह से यहाँ पे -1 से छोटा हो सकता है, -1 से छोटा हो सकता है, -1 के बराबर या छोटा हो सकता है। मतलब -1 और +1 के बीच के कोई भी वैल्यू नहीं होंगे इसके, सिर्फ और सिर्फ -1 से जो भी वैल्यू छोटा है वो पॉसिबल हो सकता है, और +1 से जो वैल्यू बड़े हैं वो पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, तो इसके बिहाफ पे अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस NCERT के 8.1 में दे रखे हैं, उसको करते हैं और उसके बाद फिर देखते हैं आगे। ठीक है, इसमें अगर मान लेते हैं हम कि सेक थीटा का वैल्यू अगर आपसे +2 बोल दिया तो ऑब्वियस ट्रू है, क्योंकि 1 से बड़ा ले सकते हैं। कोसेक थीटा का वैल्यू आपसे -3 बोल दिया तो ऑब्वियसली ले सकते हैं, क्योंकि -1 से छोटा सभी वैल्यू जिसमें हम ले सकते हैं। ठीक है ना, तो इसको आप नोट डाउन करो और अच्छे से याद करो ताकि आपका क्वेश्चंस अच्छे से बन सके। चलिए अब हम बुक के क्वेश्चंस को देखते हैं। दोस्तों प्यारे बच्चों, 8.1 एक्सरसाइज NCERT का है ये। इसमें आपके 11 नंबर क्वेश्चंस जो ऑब्जेक्टिव दे रखे हैं, आज हम लोगों ने जो पढ़ा है उसी से रिलेटेड इसका कंसेप्ट है। तो इसी को करते हैं और आप लोग भी देखिए कि कैसे करना है इसको। पहला क्वेश्चन है कि द वैल्यू ऑफ tan A इज़ ऑलवेज लेस देन 1। तो हम लोगों ने tan के केस में क्या देखा है? tan के केस में हम लोगों ने ये देखा है कि tan के केस में तो वैल्यू कुछ भी हो सकता है। 10 के केस में तो पूरा रियल नंबर हम लोगों ने देखा है। आपको मैं दिखा देता हूँ, ये 10 के केस में तो वैल्यू कुछ भी हो सकता है। तो ये कहना कि हमेशा 1 से कम होगा, ये बात गलत है। अगर ये सिर्फ बोलता कि 1 हो सकता है या 1 होता है तो सही था, लेकिन ऑलवेज कहना ये बात गलत है। ठीक है, तो हमारा इसमें आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट हमारा यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा। क्यों फॉल्स होगा? तो हम बोलेंगे कि tan बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर्स, tan A बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, सो tan A is not always लेस देन 1। ठीक है, ये हमारा लॉजिक हो गया। दूसरा क्वेश्चन से यहाँ पे ये बोल रहा है कि सेक A इक्वल्स टू 12/5 फॉर सम वैल्यूज ऑफ एंगल्स A। ठीक है, सम वैल्यूज ऑफ एंगल्स
ए। तो यहाँ पे देखो, इसको जब डिवाइड हम लोग करेंगे तो 5 2 जा 10 और 5 4 जा 2.4 आया। और सेक ए का वैल्यू ये 1 से बड़ा होता है। अभी यहाँ पे हम लोग कहे थे ना ये कि सेक ए जो होता है ये 1 से ज़्यादा इधर हो सकता है और 1 से कम इधर हो सकता है। तो 2.4 आया, समथिंग यहाँ पे पड़ेगा वो, ठीक है ना। तो इसमें कोई गुरेज या एतराज़ आपको नहीं होना चाहिए कि ये क्या होगा। तो ये आपका ट्रू है। क्या हो गया, ये ट्रू है, बिकॉज सेक जो होता है ए, यहाँ पे एंगल ए दे रखा है तो हम लोग ए ही यूज करेंगे। थीटा रहेगा तो थीटा ही यूज करेंगे, बीटा रहेगा तो बीटा ही यूज करेंगे, मतलब जो एंगल दे वही यूज करना है आपको। तो सेक ए जो होता है ग्रेटर होता है 1 से, तो इसलिए सेक ए इक्वल टू 2.4 इज़ पॉसिबल, संभव है इसका, ठीक है। उसी तरह से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चंस बच गया क्या, ये तो बहुत सिंपल है। कह रहा है कि कॉस ए जो है शॉर्ट फॉर्म है किसका, तो कोसेकांट ऑफ एंगल ए का। तो इट इज़ अ फॉल्स, क्योंकि कॉस का फुल नेम क्या होता है बताइए। कॉस का फुल नेम हम लोगों ने देखा था कोसाइन, कोसाइन होता है। और यहाँ पे ये कोसेकांट बोलता है, तो ये तो कोसेक का होता है ना, कोसेक का होता है। एक मिनट आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये कोसेकांट का होता है कोसेक, और कॉस का तो कोसाइन होता है ना। सो इट इज़ अ फुल्ली रॉन्ग, ठीक है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि क्या इसके पीछे का लॉजिक है। तो थर्ड, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड हम लोगों ने कर लिया। फिर यहाँ पे फोर्थ नंबर बोला है कि कॉट ए इज़ द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। यही तो हमारा पहला नोट नंबर था। क्या था पहला नोट नंबर? पहला नोट नंबर यही था कि आपको क्या करना था, कॉट ए जो था, कॉट ए, इसको कभी भी आपको ये नहीं समझना था कि ये एंगल मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या हो गया, फॉल्स हो गया। क्या ये बोल रहा है कि कॉट ए इज़ द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए, तो इट इज़ अ रॉन्ग, ठीक है। वाई? बिकॉज कॉट ए इज़ नॉट ए प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए, इट इज़ ओनली ट्रीटेड ए ऑब्जेक्ट। इसको सिर्फ एक आप ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर सकते हो, इसमें कोई फॉरगेट या सिगरेट या अलगाव नहीं आप ला सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये सारा क्वेश्चंस हो चुका है। एक और बचा है, जैसे साइन थीटा का वैल्यू क्या दे रखा है, 4/5। तो साइन थीटा 4/5, सॉरी 4 कितना है, 3 है समथिंग, 4/3 है। तो इसको जब हम चेंज करेंगे तो 1.33 आएगा। तो ये तो एक से ज़्यादा आ गया। और हमने अभी अभी सीखा था कि साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो जब मैक्सिमम तब होता है जब उससे ज़्यादा वो बढ़ ही नहीं सके। तो यहाँ पे जब मैक्सिमम 1 है तो 1.33 कैसे हो सकता है। तो ये भी हमारा क्वेश्चंस रॉन्ग हो गया। तो हम लिखेंगे इसमें भी क्या कि इट इज़ ए फॉल्स, इट इज़ अ फॉल्स, बिकॉज साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, +1 होता है, ठीक है। तो आई होप डैट कि ये सभी चीज़ें आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसका आप प्रैक्टिस और अभ्यास करते रहें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।